रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। आम इश्यूज़ पर बात करें तो आलमी अदालत इंसाफ़, नाम ही आलमी अदालत इंसाफ़ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें दुनिया के तमाम तर लोगों को कहा जाता है अगर कोई भी मामला ना सुलझ रहा हो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आए, आपको इंसाफ़ मिलेगा, आपको इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला होगा और जो फ़ैसला होगा उसमें दुनिया का हर मुल्क अमल दरामद करेगा। शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक्सपोज हो गई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मना किया इसराइल को कि रफ़ा के ऊपर आपने जो महाजराई शुरू कर दी है, जिस तरह से बॉम्बिंग शुरू कर दी है और अटैक शुरू कर दिया, इसको फ़ौरन से रोका जाए, पाबंद कर दिया इसराइल को, हुक्मनामा जारी कर दिया। लेकिन इस हुक्मनामे के जवाब के अंदर इसराइल ने कहा वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह नहीं है, आप हमें मना करते हैं तो करें, हम तो अटैक करेंगे। और फिर इसराइल के अभी तक जारहियत इसराइल की जारी है, जो जिनोसाइड उसने पहले गज़ा की पूरी पट्टी के ऊपर किया, पूरे फ़लस्तीन को ही तबाह बर्बाद करता हुआ अब रफ़ा की तरफ भी आया है और वहाँ पर इसराइल की महफूज करार दिए गए इलाका, जो वो इलाका जो इसराइल ने कहा था कि ये महफूज तरीन इलाका है, इस पर हम कभी अटैक नहीं करेंगे, आज उस पर भी बमबारी की गई है और दर्जनों फ़लस्तीनी जिंदा जलकर शहीद हो गए। यानी जो मजालिम की इंतहा इसराइल ढा रहा है। और सबसे बढ़ के जब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का डिसीजन आ गया और जब बात आ गई थी, उसके बाद भी इसराइल ने कहा कि हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई परवाह नहीं, तो इसका मतलब है कि फिर दुनिया में बेलगाम और ताकतवर को रोकने के लिए दुनिया में कोई चीज़ बाकी बची नहीं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात नहीं मानी जा रही तो फिर इसका मतलब ये है कि इसराइल एक बेलगाम दरिंदा है जिसने ना रुकने की कसम खाई और वो कह रहा है कि मैं नेस्तो नाबूद करूँगा इस फ़लस्तीन को जिसको वो कभी नहीं कर पाएगा। आज सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने भी ये कह दिया है कि इसराइल तस्लीम करे कि फ़लस्तीनी रियासत के वजूद के बगैर इसका भी कोई वजूद नहीं हो सकता। और फिर हमने देखा कि दुनिया के बहुत से ममालिक आहिस्ता आहिस्ता, आयरलैंड, स्पेन और बहुत से और ममालिक भी इस तरफ आ रहे हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। अब आज़ाद रियासत तस्लीम तो हो गई, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन था उसको भी किसी खातिर ख्वाह नहीं लाया जा रहा। हम थोड़ी सी बात इस पर करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ख्वाजा अयूब नसीम साहब भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और अपनी बात का आगाज़ करूँगा बैरिस्टर खुर्रम साहब से। बैरिस्टर साहब, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस बात पर कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आखिर है क्या, ये कैसे वजूद में आई और फिर कौन से ऐसे जजेज हैं जिनको पिक किया जाता है, कहाँ से पिक किया जाता है। टाइम शॉर्ट, लेकिन थोड़ा सा समराइज़ करके बताइएगा आखिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है क्या। बेसिकली एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाई गई थी 1920 में, फिर उसके बाद लीग ऑफ नेशंस की कोर्ट ऑफ जस्टिस रही। तो ये 1920 से सिलसिला चल रहा है, लेकिन उसके बाद जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस का चार्टर अडॉप्ट किया गया तो तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रीकर्सर चूँकि मौजूद था, तो रेडीली ये इंस्टीट्यूशन 1945 में क्रिएट कर लिया गया था। लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, एक और बात है, 6 टोटल एजेंसीज हैं, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स हैं, जिनमें से ये एक है और ये वाहिद इदारा है जो न्यूयॉर्क में सीटेड नहीं है। नीदरलैंड्स के शहर हेग में इसको एक पैलेस में जगह दी गई हुई है, वहाँ पे ये कायम है। तो इसके जो जजेस हैं, टोटल 15 जजेस होते हैं जो दुनिया की मेजर सिविलाइजेशन से लिए जाते हैं और या मेजर लीगल सिस्टम से लिए जाते हैं। इसमें सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस उन नेशंस का बड़ा ज़रूरी है। दुनिया में मेजर टोटल आज तक 26 सिविलाइजेशंस आई हैं और इस वक्त दुनिया में भी बहुत सारी सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और चाइनीज़ हैं और हिंदू सिविलाइजेशन है और मुस्लिम्स हैं। तो ये 4 तो मेजर हैं और भी सिविलाइजेशंस हैं। तो मेजर सिविलाइजेशंस को मद्देनज़र रखा जाता है और उनके मेजर लीगल सिस्टम्स को मद्देनज़र रखा जाता है। वहाँ से जनरल असम्बली के अंदर 15 जजेस का इलेक्शन होता है, फिर उनके की जो एंडोर्समेंट है वो सिक्योरिटी काउंसिल भी करती है। तो ये जजेस अपॉइंट होते हैं और ये आमतौर पर 9 ईयर्स के लिए सर्व करते हैं ईच जज। तो दिस इज हाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्क्स। राइट। पाकिस्तान से कभी कोई बंदा पिक हुआ है सर वहाँ पे? पाकिस्तान से भी एक दो बार हुए हैं। ठीक है। मुझे नाम एग्जैक्टली उनके याद नहीं है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान का भी एक कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है, उन्होंने सर डिसीजन दे दिया, बड़ा क्लियर डिसीजन दिया और रोक दिया इसराइल को कि आप रफ़ा पे अटैक नहीं करेंगे, मजीद जो जारहियत है वो यहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बावजूद इसराइल ने मजीद अपने अटैक तेज़ कर दिए
और इस डिसीजन की किसी तरह भी खातिर ख्वाह नहीं लेके आया, तो फिर इसके मतलब क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इसराइल को? देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ है, ये दो तरह के डिसीजन देता है। एक तो ओपिनियंस होती हैं, लीगल ओपिनियंस होती हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर 2004 में इसी इजराइल के जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल का इशू है, पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है उसके इलाके के गिर्द वॉल की कंस्ट्रक्शन का इशू है, इसके ऊपर एक लीगल ओपिनियन दी गई थी जिसको बहरहाल इजराइल ने कोई खातर में नहीं लाया। लेकिन दूसरी चीज़ होती है लीगली बाइंडिंग डिसीजंस। तो ये जो डिसीजन है लीगली बाइंडिंग डिसीजन में आता है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि जो लीगली बाइंडिंग डिसीजन है उसकी इन्फोर्सेबिलिटी कैसे होती है। तो जब भी कोई सबसे पहले डिसीजन जारी होता है, जजमेंट आती है, तो पार्टीज बाइंडिंग है कि उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। अगर कोई पार्टी उसको इंप्लीमेंट नहीं करती तो पिटीशन फाइल होती है या केस फाइल होता है टू द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में वो केस डिबेट होता है और सिक्योरिटी काउंसिल इस बात पे जायज़ा लेती है कि कौन सा मेजर और मैकेनिज्म अडॉप्ट करनी चाहिए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन। कोई एम्बार्गो लगाना है, इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाना है, कोई पॉलिटिकल लगाना है, कोई सफारती लगाना है, या बाकायदा मुख्तलिफ मुल्कों से आर्मी इकट्ठी करके आर्मी जो है वो उसका ऑपरेशन करवाना है, जिस तरह अफ्रीका में भी करवाया गया था, जिस तरह जो कोरियन वॉर है 1950s की उसमें भी करवाया गया था। तो ये सारे मेजर्स के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल गौर करती है कि कौन सा मेजर लेना चाहिए टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन। और उसमें भी हाँ, ये बात ज़रूर काबिल ज़िक्र है कि वीटो की पावर बहरहाल होती है। कोई भी नेशन अगर किसी मैकेनिज्म के ऊपर वीटो एक्सरसाइज कर देती है तो फिर वो मैकेनिज्म नहीं चल सकती, यानी यूनानिमस डिसीजन लेना होता है। तो ये है असूल जिसके ऊपर ये चलता है। अगर इजराइल ने उस पर अमल दरामद नहीं किया तो यकीनन केस जल्द फाइल कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सर वो क्या करेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? जैसा कि मैंने यूएन ने भी पहले इसराइल को बहुत बार पाबंद किया, फिर ये भी कहा कि यूएन की गाड़ियां या यूएन की कोई भी वहां पे अगर एड कैंप है या स्कूल्स हैं उनको मत उन पे अटैक ना किया जाए। इसराइल ने सबसे पहले बॉम्बिंग उन पे की, उनकी गाड़ियों पे की। फर्स्ट एड की गाड़ियां हो, रेड क्रिसेंट की गाड़ियां हो, एम्बुलेंसेज हो, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि यूएन ऐसी क्या करेगी? देखिए, इसमें दो आपकी जो सवाल है उसके दो जवाबात हैं। पहला ये कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल मैंने बता दिया है। असूल की बात ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल को हर सूरत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डिसीजन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिससे ये इम्प्लीमेंट हो। हाँ, अगर कोई वहाँ पर डिबेट होती है कि कोई आर्मी बाकायदा कॉन्स्टिट्यूट की जाए और आर्मी जाए और डिसीजन को, तो ऐसा यकीनन वेस्टर्न पावर्स जो हैं उस डिसीजन को लेड बाय यूएस से इस डिसीजन को वीटो करेंगी। तो लेकिन मुझे ये यकीन है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कोई ना कोई मैकेनिज्म इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूर फॉर्म करेगी और इसको इम्प्लीमेंटेशन इसकी सिक्योर किसी न किसी तरीके से की जाएगी। उसकी वजह है जो यूएसए जब सिंगल एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभरा, तो वर्ल्ड ऑर्डर जो इनका वेस्टर्न कुव्वतों का था वो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने बनाया है। ठीक है, रूल बेस्ड अंडरलाइंड। अब अगर रूल्स ये कह रहे हैं कि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और उसके सिग्नेटरीज पर उसके डिसीजंस बाइंडिंग हैं, तो उसके सिग्नेटरी ने हर सूरत उसको इम्प्लीमेंट करना है और वो नहीं करता, अटर डिसोबीडियंस टू इंटरनेशनल लॉ दिखाई जाती है। तो फिर उस सिचुएशन में रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर डिमोलिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसका मतलब ये है, अभी तक तो हो चुका है। यस, देखिए फिर भी कोई पास होता है कि ये कवानीन है, इंटरनेशनल कवानीन है, वो पास भी खत्म हो जाएगा और एक बिल्कुल ब्रहना हालत में हमारे सामने ताकत का खेल सामने आ जाएगा कि जिसकी ताकत जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। यानी फिर अगर रशिया अपनी एक्सपेंशनिज्म करना चाहेगा और मुख्तलिफ जो यूएन चार्टर जिन्होंने साइन किया हुआ है उन मुल्कों की टेरिटरीज में घुस के उनकी टेरिटरीज को अपनी करार दे देगा, तो फिर वो भी ठीक है। तो इसी तरह कोई भी अगर ईरान है और वो अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ता है और मुख्तलिफ इलाकों में अपना इसरो सुख बढ़ाता है, तो फिर वो भी ठीक है। तो फिर इस तरह से
ताकत के जरिए दुनिया की बाउंड्रीज का फैसला होगा, ना कि रूल बेस्ड। और ये दुनिया की इकोनॉमी के लिए इंतहाई तबाहकुन बात है। दुनिया की इकोनॉमी इस तरह से नहीं चल सकेगी। जो सरमायादाराना निज़ाम ने जिस तरह से दुनिया की इकोनॉमी में अपने शिकंजे गाड़े हुए हैं और वो इस इकोनॉमिक सिस्टम से वो फ़ायदा उठा रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा इस्तबदाद और क्यास है जो पूरी दुनिया में फैलने की इब्तदा हो जाएगी। तो ये एक टेस्ट केस है उनके लिए, उस नहज पे पहुंच गया है जहां या तो दुनिया को अटर क्यास में और एक इनफिनिट क्यास की तरफ धकेल के दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया जाए, या फिर उसका भरम रखा जाए कि कोई ना कोई मैकेनिज्म इवॉल्व किया जाए और हर सूरत जो डिसीजन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई जाए। ख्वाजा अयूब नसीम साहब, आपने सारी बात सुनी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आखिर है क्या, पिक एंड चूज़ कहाँ से किया जाता है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत शुक्रिया खुरम साहब ने बड़ी डिटेल से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया है कि इसका क़याम कब आया और इसके जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। देखिए, अभी जो डिसीजन जजमेंट उन्होंने दी है उसमें उन्होंने क्रिमिनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और 13/2 से ये फैसला आया है। अब जब 13/2 से ये फैसला आया है और बाइंडिंग, देखिए जब जो लॉ बाइंडिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में भी तो ये केस आया था गुलबशन वाला, तो पाकिस्तान ने तो फौरन ओन कर लिया था। अब हमारी उन भाइयों की, उन मुसलमानों की बदकिस्मती है फ़लस्तीन वालों की कि ईरान के प्रेसिडेंट की जो शहादत है, हेलीकॉप्टर क्रैश करना, अगर वो ना करता तो शायद वो इम्प्लीमेंटेशन ईरान शायद उनसे फौरन करवा लेता।